द हिंदू का आर्टिकल है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज इन हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। देखिए, इसको हम लैंग्वेज समझेंगे कि कोर्ट की क्या लैंग्वेज होती है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रेफरेंस देख लेते हैं कि आखिर क्या घटना हुई जिसके कारण ये टॉपिक करंट में इम्पॉर्टेंट हो गया है। एक पत्रकार था और वो पत्रकार के ऊपर केस चल रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का या न्यायालय की अवमानना का। वो पत्रकार जब कोर्ट में या मैं कहूँ गुजरात हाई कोर्ट में बोल रहा था तो वहाँ पर उसको जजेस ने रोका और कहा कि आप इंग्लिश का प्रयोग करिए हाई कोर्ट में। तो एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया है कि जब हम आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट जो हमको भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो वहाँ पर कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है अपने तरीके से। तो अगर क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में, हिंदी में या किसी अपनी रीजनल भाषा में अपना एक्सप्रेशन करता है, अपने विचार रखता है, तो क्या उसको इस प्रकार रोका जा सकता है? तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पार्ट भी है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि भारत में आखिर ये जो कोर्ट की लैंग्वेज है इसका क्या इतिहास रहा है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रहे हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत में जो भी न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि मेडाइवल इंडिया में या मध्यकालीन भारत में जब मुगल हमारे भारत में शासन करते थे तो उस समय जो कोर्ट की भाषा होती थी वो सामान्यतः उर्दू और पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया तो जो लैंग्वेज थी कोर्ट की वो बदल गई और अधिकतर इंग्लिश का प्रयोग होने लगा। क्यों? क्योंकि जजेस जो होते थे ज़्यादातर अंग्रेज होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद भी जो भारत में अधीनस्थ न्यायालय होती थी, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट होती थी, वहाँ पर पहले की तरह ही उर्दू और फ़ारसी का प्रयोग होता रहा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जुडिशियल सिस्टम में इंग्लिश का प्रयोग अंग्रेज़ों के आने के बाद से शुरू हुआ। ये पूरा मामला था भारत में प्री इंडिपेंडेंस का या आज़ादी के पहले का। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा एक मुद्दा था कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, यानी भारत की कौन सी भाषा राजभाषा होगी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा था। तो इसी संदर्भ में आज़ादी के बाद भारत के संविधान में एक आर्टिकल शामिल किया गया और आर्टिकल था 343 और इस आर्टिकल में कहा गया कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और भारत इस हिंदी लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट में या देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। अब अगर हम आर्टिकल 343 को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है या भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है। देखिए, हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं कैसे? भाषा के द्वारा। जैसे मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं, ये ध्वनि कहलाती है भाषा या लैंग्वेज। अब जब जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो आप एक निश्चित तरीके से नोट्स बनाते हो। अगर आप हिंदी में नोट्स बना रहे हो तो उस मेरी भाषा को लिखने का एक तरीका है। जैसे आप जब हिंदी लिखते हो तो लेफ्ट से राइट लिखते हो और एक पाई मात्रा का इस्तेमाल करते हो, तो यही क्या हो गया? यही हो गया स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज क्या हुई? जो हम बोलते हैं ये लैंग्वेज है। जब हम भाषा को कागज पर उतारते हैं और कागज पर उतारने के लिए जिस तरीके का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट या लिपि। तो भारत जब आज़ाद हुआ और भारत ने अपना संविधान बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना आइन बनाया, तो वहाँ पर एक आर्टिकल 343 शामिल किया गया और उसमें कहा गया कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, आधिकारिक भाषा होगी, वो होगी हिंदी। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कहा गया कि इस हिंदी भाषा को देवनागरी स्क्रिप्ट में या लिपि में लिखा जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 के माध्यम से किसको कर दिया गया? आर्टिकल 343 के माध्यम से कर दिया गया हिंदी को और लिपि बनाया गया देवनागरी को। तो उसके साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कहा गया कि जब ये संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो इस संविधान के लागू होने के पश्चात इंग्लिश ऑफिशियल यूजेस में 15 वर्ष तक लगी रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि
हिंदी तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई आर्टिकल 343 के तहत, और इसी में आगे ये भी कहा गया कि जो इंग्लिश है वो भी इस संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था कि भारत में जो ऑफिशियल या राजकाज होगा वो हिंदी और इंग्लिश में मुख्य तौर पर होगा। साथ ही साथ इसी आर्टिकल में आगे व्यवस्था की गई है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इंग्लिश में तो काम हो ही रहा है, तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हिंदी को ऑफिशियल उद्देश्य के लिए प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है। मतलब इस बात को समझिए कि अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर इंग्लिश में पहले कभी आया करते थे, इसमें साफ साफ ये प्रोविज़न किया गया कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इस बात के लिए अधिकृत कर सकता है या अधिकार दे सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाए, या साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जितने भी ऑफिशियल कामकाज होते हैं उनमें हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाए। तो उम्मीद है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोर्ट की लैंग्वेज की। अभी तक हमने बात की ऑफिशियल लैंग्वेज की, अब अगर हम मतलब एकदम स्पेशल तरीके से कोर्ट की लैंग्वेज समझने का प्रयास करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 348 क्लॉज 1.a। वहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी, कार्यवाही होगी, वो इंग्लिश भाषा में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। आर्टिकल 348 क्लॉज 1.a में ये बात कही गई है। यानी अगर मैं लिखूं इसको तो आर्टिकल 348 क्लॉज 1.a में ये बात कही गई है कि जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तब तक जब तक इस संदर्भ में पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती है। यानी अगर संसद द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है कि इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा या इंग्लिश के साथ अन्य भाषा का प्रयोग होगा, तब तक, अगर जब तक पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं है तब तक कोर्ट्स की जो भाषा होगी, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो इंग्लिश होगी। और साथ ही साथ एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 348 क्लॉज 2। अब 348 क्लॉज 2 की हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नर है किसी भी राज्य का या किसी भी स्टेट का, जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ अपनी कोई आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। फिर कह रहा हूँ कि गवर्नर, किसी भी राज्य का कोई गवर्नर प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बाद उस राज्य की उच्च न्यायालय में कोई भाषा को प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है। वो भाषा या तो हिंदी हो सकती है या भारत की जो भी संविधान में और बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से एक हो सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर गवर्नर ने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी में कार्यवाही करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। तो कुछ भारत में ऐसी हाई कोर्ट हैं जिसमें हिंदी के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग होता है। और अभी एक खबर ये भी आती है कि तमिलनाडु भी ये प्रोविज़न कर रहा है कि जो हाई कोर्ट है वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ तमिल का प्रोविज़न हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उस राज्य का जो भी गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगा और उसके पश्चात, उस अनुमति के पश्चात वो किसी भाषा को हिंदी या भारत के संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक को कोर्ट की भाषा घोषित कर सकता है या हाई कोर्ट की भाषा घोषित कर सकता है। अब एक चीज़ याद रखना है कि ये भी ज़रूरी है कि कोर्ट की कार्यवाही किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो या किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज में हो, लेकिन जो भी कोर्ट के जजमेंट आते हैं उनको इंग्लिश में पब्लिश करना या ट्रांसलेट कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक प्रकार की कॉमन लैंग्वेज है जो सभी के द्वारा प्रयोग की जाती है। अभी हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हर कोर्ट में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रोविज़न था इंग्लिश का, और
सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास पावर है और हाई कोर्ट के संदर्भ में गवर्नर के पास पावर थी कि गवर्नर राष्ट्रपति से परमिशन लेकर या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की हाई कोर्ट में इंग्लिश के साथ हिंदी या कोई अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत के संविधान में लिखी गई हैं उसमें से किसी एक को अधिकृत कर सकता है। तो कोर्ट में उस रीजनल लैंग्वेज में भी कार्यवाही हो सकती थी। अब भारत की संसद ने कानून पारित किया था 1963 में। उस कानून का नाम है ऑफिशियल यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हिंदी में राजभाषा अधिनियम 1963। अब इस कानून में क्या कहा गया था ये समझिए। इस कानून में कहा गया था कि जो गवर्नर है यानी किसी राज्य का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से अपने राज्य की हाई कोर्ट में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या कोई अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। यानी इसका मतलब ये समझिए कि अगर गवर्नर को लगता है कि उस राज्य की हाई कोर्ट में इंग्लिश के साथ साथ किसी अन्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि आम लोग हाई कोर्ट तक पहुंच सके, तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर प्रेसिडेंट से अनुमति लेगा और उसके पश्चात इंग्लिश के अलावा किसी भी दूसरी भाषा को, जैसे हिंदी हो गई या भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी हैं उसमें से किसी एक को चुन सकता है और फिर उस भाषा में उस राज्य के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग या कार्यवाही होगी। अब अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की बात करें, राजभाषा अधिनियम की बात करें, तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोर्ट की कार्यवाही किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन उसके जो निर्णय आएंगे, उसके जो जजमेंट आएंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की अगर हम बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी भी प्रकार के गाइडलाइंस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होंगी, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट इंग्लिश में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि संसद ने इस संदर्भ में जो कानून बनाया है, जो भारत के संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दी थी कि पार्लियामेंट कोर्ट की लैंग्वेज डिसाइड करेगी, तो पार्लियामेंट ने कानून तो बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, लेकिन पार्लियामेंट ने उस कानून में सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज थी उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, उसका कोई भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही प्रोसीडिंग इंग्लिश में होगी, उसके जजमेंट, उसकी डिक्री, उसके डिसीजन सारे इंग्लिश में ही पब्लिश किए जाएंगे या सारे इंग्लिश में ही आएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि हमको पता है कि भारत में अगर हम जुडिशियल सिस्टम को देखें तो आपको 3 टियर जुडिशियल सिस्टम मिलेगा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अधीन या सब ऑर्डिनेट में जितने कोर्ट आते हैं उनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट की तो प्योर इंग्लिश है, हाई कोर्ट में इंग्लिश प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई एक हो सकती है। और अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके लिए एक सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है। यानी आप ऐसे समझो कि भारत में एक कोड है कानूनों का एक संहिताबद्ध रूप है, कोड है, उसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और उसमें एक सेक्शन है और उस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी या अधीनस्थ न्यायालय होंगी उनमें उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो इस कोड में या इस संहिता में लिखा गया है। साथ ही साथ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की भाषा क्या होगी ये स्टेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। यानी ये जो आपको कोर्ट्स दिख रही हैं इनकी भाषा को स्टेट या राज्य डिसाइड कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजमेंट्स होंगे वो हिंदी में तो होते ही हैं या रीजनल लैंग्वेज में होते ही हैं, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनको इंग्लिश में भी टाइप करवाया जा सकता है या
ट्रांसलेट करवाया जा सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सब ऑर्डिनेट कोड की भाषा को डिसाइड राज्य करते हैं, स्टेट करते हैं, और उनके जो डिसाइड तो स्टेट ने कर लिया, लेकिन यहाँ पर यह भी एक प्रोविज़न है सिविल प्रोसीजर कोड के माध्यम से जब हम इसको समझते हैं कि वहाँ पर यह प्रोविज़न है कि जो भी भाषा डिसाइड होगी, ठीक है आप रीजनल लैंग्वेज में सब ऑर्डिनेट कोड्स की कार्यवाही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी उसके जजमेंट्स आते हैं, जो भी उसके डिसीजन आते हैं, उनको इंग्लिश में भी पारित करने का प्रयास करिए। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर इस न्यूज़ से हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा समझने का प्रयास करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर इंग्लिश को क्यों कोर्ट की लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अगर हम भारत में जजेस की बात करें या लॉयर्स की बात करें तो आपको पता है कि हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी राज्य के हों, क्योंकि ज़्यादातर भारत में ये प्रोविज़न है कि हाई कोर्ट का जो जज होगा वो किसी दूसरे राज्य का होगा। इसी तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट में भारत की डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे, जो भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषाई विविधता है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि भारत में जज तमिलनाडु से भी आता है, असम से भी आता है, गुजरात से भी आता है। तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज पर फोकस करोगे तो जो तमिलनाडु से आएगा वो तमिल पसंद करेगा, अगर आप असम से आएगा तो असम पसंद करेगा, गुजरात से कोई आएगा गुजराती में उसका ज़्यादा रुचि होगी या बचपन से उसकी मदर टंग होगी। इसलिए इंग्लिश का प्रयोग इसलिए ज़रूरी है ताकि भारत में जो एक जुडिशियल सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जा सके, यूनिफाइड किया जा सके। तो इंग्लिश को स्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लॉयर्स या फिर जजेस की बात करें तो पूरे देश से इधर उधर कार्यवाही में प्रोसीडिंग्स में भाग लेते हैं, उनको कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ अगर हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे के डिसीजन आसानी से समझ सकते हैं और एक दूसरे के डिसीजन का सम्मान करते हुए अपने निर्णय दे सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी का एक बहुत बड़ा मामला आ जाता है किसी भी प्रकार के डिसीजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम जजेस का ट्रांसफ़र देखते हैं तो अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज होगी जो पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम को एक करती है, तो अगर इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है तो जजेस के ट्रांसफ़र में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए इंग्लिश के प्रयोग का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि जजेस के ट्रांसफ़र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसी तरह हम बात करें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको इसलिए अपनाया गया कोर्ट की लैंग्वेज के रूप में क्योंकि ये पूरे भारत के जुडिशियल सिस्टम को लिंक करती है या जोड़ देती है। सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जुड़ जाते हैं, सारे कोर्ट्स जुड़ जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी अपने नीचे की कोर्ट के किसी डिसीजन को देखना है तो चूंकि इंग्लिश में होते हैं तो समझने में कोई समस्या नहीं होती है। अगर किसी राज्य की भाषा पर या रीजनल भाषा में डिसीजन आएंगे तो अगर उन डिसीजन को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट मांगता है या हाई कोर्ट मांगता है तो वहाँ एक समस्या होती है कि उनको समझने में उसको समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए भारत में जो कोर्ट की लैंग्वेज जो स्वीकार की हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जो भी संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने उसके कई बड़े कारण थे और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आप अपने जो लैंग्वेज वाला जो भाव आता है, जो लगाव होता है, उससे आगे बढ़कर जुडिशियल सिस्टम के नज़रिए से इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे।